दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कोल्ड वेदर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के बारे में। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है कोल्ड वेदर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। Concreting can be performed and completed even during the coldest temperatures. Concreting को हम coldest temperatures के दौरान भी कर सकते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में भी हम concreting कर सकते हैं, as long as the right measures are taken to ensure quality concrete. हम इन महीनों में भी concreting तब कर सकते हैं जब हम राइट मेजर्स लें, जब हम क्वालिटी को डिग्रेड ना होने दें, जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ कंक्रीटिंग करें, तो तभी हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर सकते हैं। द गोल इज़ टू मेक श्योर दैट द कंक्रीट इज़ poured एट द करेक्ट टेम्परेचर। जो मकसद हमारा रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि जो कंक्रीट हम कास्ट कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं, कॉलम में, बीम में, फाउंडेशन में, स्लैब में या किसी भी एलिमेंट में, तो हमारा जो मकसद है वो ये रहना चाहिए कि टेम्परेचर सही होना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, एंड द कंक्रीट इज एबल टू रीच स्ट्रेंथ विदाउट अर्ली एज फ्रीजिंग डैमेज। कंक्रीट को डैमेज से बचाना है, फ्रीज होने से बचाना है। फ्रीज होने से पहले कंक्रीट हमारा स्ट्रेंथ गेन करना चाहिए। वेदर प्लेज a major role in concrete construction due to the chemical reaction known as hydration. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें जो टेम्परेचर रहता है वेदर का वो थोड़ा अप रहता है, राइज रहता है, तो उसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो डिफरेंट रहती है। और जो कोल्ड वेदर है यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो डिफरेंट रहती है। तो वेदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो यहाँ पर डिफरेंट रहती है। When fresh concrete cools down due to the cold weather, hydration slows down. जब फ्रेश कंक्रीट यानी हमने मिक्सर में अगर वाटर, सीमेंट, एग्रीगेट्स, एडमिक्सचर्स को डाला तो ये फ्रेश कंक्रीट है। अब जब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल फाउंडेशन में डाल दिया या बीम में डाल दिया, प्लिंथ में डाल दिया, तो इसमें जो हाइड्रेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जब सीमेंट, एग्रीगेट्स, वाटर और एडमिक्सचर्स को मिक्स करते हैं तो इसमें हाइड्रेशन होता है। तो ये जब वाटर सीमेंट के साथ मिक्स होता है तो ये इन सब चीज़ों को हार्ड करता है, तो इसमें हीट इंक्रीज़ हो जाती है। जो हीट इंक्रीज़ होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस की वजह से इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि सीमेंट और वाटर के दरमियान एक रिएक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से एक हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट की मदद से ये सब हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है, when fresh concrete cools down due to cold weather,
हाइड्रेशन स्लोज डाउन। इसमें लेकिन जो ये हाइड्रेशन है, यानी जो इसमें हीट रिलीज़ होनी थी वो नहीं हो रही है प्रॉपरली, और जो रिएक्शन होना था सीमेंट और वाटर का वो भी अच्छे से नहीं हो रहा है, तो इसमें जो हाइड्रेशन है वो स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है ना। कोल्ड वेदर स्लोज द सीमेंट वाटर रिएक्शन सीमेंट हाइड्रेशन प्रोसेस which in turn increases the set time of freshly placed concrete। तो जो कोल्ड वेदर है उसकी वजह से सीमेंट और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होना था वो, यानी कि हाइड्रेशन, उसको हाइड्रेशन प्रोसेस कहा जाता है, वो डाउन हो गया। तो उस वजह से जो सेटिंग है, सेटिंग में डिले होगा, यानी जल्दी सेट ये कंक्रीट नहीं होगा। तो जब सेट नहीं होगा तो अब ये वीक फॉर्म में रहेगा। एज पर IS कोड 78412, एनी कंक्रीटिंग ऑपरेशन डन एट अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेयर और बिलो इज टर्म्ड एज कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। IS कोड 78412 के मुताबिक कोई भी कंक्रीटिंग ऑपरेशन जब हम करते हैं, यानी बीम कास्ट करते हैं, फाउंडेशन कास्ट करते हैं, कॉलम कास्ट करते हैं या स्लैब कास्ट करते हैं, तो अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक होगा या इससे कम होगा तो इस कंक्रीटिंग को हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कहते हैं। कंक्रीट गेन्स इट्स स्ट्रेंथ ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जब हाइड्रेशन हो जाता है सीमेंट में जो हाइड्रेशन हो जाता है, उस हाइड्रेशन की वजह से कंक्रीट में स्ट्रेंथ आ जाता है। तो जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिनन है। एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ हाइड्रेशन इज़ हायर। यानी अगर हम जून जुलाई अगस्त की बात करें, मई जून जुलाई अगस्त की बात करें, तो टेम्परेचर हाई होता है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन भी हाई होता है। एंड एट लो टेम्परेचर्स द रेट ऑफ हाइड्रेशन इज लोअर। यानी कि विंटर्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें जो टेम्परेचर है डाउन होता है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन भी लो होता है। द कंक्रीट बिहेव्स सिमिलर टू द सैचुरेटेड सॉइल सब्जेक्ट टू हीविंग। जो विंटर है यानी कि कोल्ड वेदर होता है, इसमें जब कंक्रीट हम बनाते हैं वो बिहेव करता है सिमिलर टू सैचुरेटेड सॉइल। जो ये सैचुरेटेड सॉइल होता है, सैचुरेटेड सॉइल is a soil that has its voids filled with water। जो सैचुरेटेड सॉइल होती है इसमें जो इसके voids होते हैं वो वाटर से फिल हुए होते हैं। तो ये कंक्रीट भी सिमिलर इसी की तरह बिहेव करता है। तो द कंक्रीट बिहेव्स सिमिलर टू द सैचुरेटेड सॉइल सब्जेक्ट टू हीविंग। इसमें हीविंग हो जाता है। हीविंग क्या होता है? Heaving is the phenomenon of the soil beneath a property expanding and pushing the ground upwards, which can cause structural damage to a building। Heaving का मतलब होता है एक ऐसा फिनोमिनन है सॉइल का जो कि अगर प्रॉपर्टी के नीचे है, बिल्डिंग के नीचे है, जो कि एक्सपैंड हो रही होती है और ग्राउंड को पुश कर रही होती है अपवर्ड्स, यानी इसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि इसमें वाटर होता है, तो विच कैन काज स्ट्रक्चरल डैमेज टू ए बिल्डिंग, जो कि एक बिल्डिंग को डैमेज भी पहुंचा सकता है। तो द concrete behaves similar to the structural saturated soil subject to heaving। तो यहाँ पर जो कंक्रीट है वो बिहेव कर रहा होता है सैचुरेटेड सॉइल की तरह, जो जिसमें जैसे कि सैचुरेटेड सॉइल में हीविंग हो रहा होता है, तो वैसे ही यहाँ पर कंक्रीट भी सेम ऐसे ही बिहेव कर रहा होता है क्योंकि इसमें वाटर होता है। तो वो जो वाटर है वो
बहुत देर तक उसमें रहता है। द फ्रीजिंग ऑफ मिक्सिंग वाटर causes an increase in the total volume of the concrete। जो ये वाटर इसमें रहता है वो फ्रीज़ होता है, तो फ्रीज़ होने की वजह से इसमें जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का था वो इंक्रीज़ होता है। जो फ्रीजिंग ऑफ मिक्सिंग वाटर causes an increase in the total volume of concrete, यानी कि जो वाटर इसमें फ्रीज़ हो रहा होता है वो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है कैन नॉट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जब पानी नहीं रहेगा तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट भी नहीं होगा। द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ फ्रेश कंक्रीट विल बी डिलेड। और जो सेटिंग होगा और हार्डनिंग होगा फ्रेश कंक्रीट का वो भी डिले होगा, बिकॉज नो वाटर इज़ अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर नहीं रहता है क्योंकि वो फ्रीज़ हुआ होता है कंक्रीट में। तो लेटर जब व्हेन थॉविंग टेक्स प्लेस द कंक्रीट शुड बी रिवाइब्रेटेड, देन द कंक्रीट विल सेट विदाउट एनी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। जब थॉविंग हो जाता है, इसमें जो कंक्रीट में वाटर सेट हुआ होता है यानी फ्रीज़ हुआ होता है, इसमें जब थॉविंग हो जाता है, थॉविंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ आइस, स्नो और अनदर फ्रोजन सब्सटेंस बिकमिंग लिक्विड और सॉफ्ट एज ए रिजल्ट ऑफ वार्मिंग अप। जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से थॉविंग हो जाता है कंक्रीट में, यानी कि इसमें जो वाटर पार्टिकल्स या वाटर जो इसमें फ्रीज़ हुआ होता है वो लिक्विड फॉर्म में सॉफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो कंक्रीट है वो सेट होना शुरू होगा, हार्ड होना शुरू होगा विदाउट एनी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। जैसा कि आप जानते हैं, जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है कैन नॉट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर तो कंक्रीट में है लेकिन वो फ्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एब्सेंस ऑफ वाटर, तो वाटर अभी इसमें नहीं है, वो तो आइस की फॉर्म में है। द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ फ्रेश कंक्रीट विल बी डिलेड। सेटिंग और हार्डनिंग कंक्रीट का डिले होगा बिकॉज नो वाटर इज़ अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर इसमें अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो फ्रीज़ हुआ है। जब when thawing takes place, the concrete should be revibrated, then the concrete will set without any loss of strength। जब टेम्परेचर थोड़ा रेज होगा तो उसकी वजह से इसमें थाविंग हो जाएगा। थाविंग का मतलब होता है जब कोई सब्सटेंस जो फ्रीज़ हुआ था, फ्रोज़न सब्सटेंस जो था, जो लिक्विड फॉर्म में या सॉफ्ट हो गया, तो इसी तरह जब टेम्परेचर राइज होगा तो जो ये कंक्रीट इसमें जो आइस वाटर ने आइस की शेप इख्तियार की थी, जब वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में सॉफ्ट हो जाएगा तो हमने जल्दी से इसको रिवाइब्रेट करना है, वाइब्रेशन दोबारा से करना है, वाइब्रेटर का इस्तेमाल दोबारा से करना है। तो जो कंक्रीट है विल सेट विदाउट एनी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। जो कंक्रीट है वो सेट होगा और इसमें स्ट्रेंथ इसकी लूज नहीं होगी। इफ़ वी डू नॉट रिवाइब्रेट द कंक्रीट इट विल सेट विद लार्ज पोर्स इनसाइड द। अगर हमने इसको रिवाइब्रेट नहीं किया तो ये सेट होगा कंक्रीट, तो इसमें लेकिन बहुत सारे पोर्स रहेंगे क्योंकि जो वाटर इसमें फ्रीज़ हुआ था वो रिलीज़ होगा और जहाँ जहाँ से रिलीज़ होगा वहाँ वहाँ पे पोर्स रहेंगे, तो उसमें बाद में लीकेज होगा और इसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इसमें जो है स्ट्रेंथ भी कम रहेगी। Even though the vibration of concrete on thawing produces sound concrete। जब thawing होता है यानी कि जब टेम्परेचर राइज होगा और जो
कंक्रीट है, इसमें जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा दोबारा से, क्योंकि वो पहले फ्रीज़ हुआ था। तो जब हम इसके बाद दोबारा से वाइब्रेशन करते हैं, जो कंक्रीट प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। वाइब्रेशन कंक्रीट में दोबारा से किया जाता है थाविंग के बाद, यानी कि थाविंग मैंने पहले भी बोला, थाविंग इज़ द प्रोसेस जब एक सब्सटेंस जो फ्रीज़ हुआ होता है, जब वो लिक्विड फॉर्म में दोबारा से आ जाता है या सॉफ्ट हो जाता है, जब टेम्परेचर राइज होता है, तो उसके बाद हमने इसको वाइब्रेट करना है दोबारा से वाइब्रेटर की मदद से। तो जो हमारा कंक्रीट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और इसमें जो पोर्स वगैरह हैं वो भी नहीं रहेंगे। इस प्रोसीजर को रिकमेंड नहीं किया गया है और इसको तभी अडॉप्ट करना चाहिए जब ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वरना इसको अवॉइड करना चाहिए। If freezing takes place after the concrete has set but not developed the required strength, the expansion of water will cause cracking. अगर फ्रीजिंग हुआ होता है, कंक्रीट जब सेट हो गया और उसके बाद यानी कि अगर कंक्रीट में वाटर फ्रीज हुआ है, कंक्रीट फ्रीज हुआ है और कंक्रीट भी सेट हुआ है, लेकिन इसने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप नहीं की है, जो एक्सपेंशन ऑफ वाटर है विल कॉज क्रैकिंग। अब जो इसमें से पानी थाविंग हो जाएगा, यानी कि पानी लिक्विड फॉर्म में रिलीज़ होगा, तो उसकी वजह से क्रैक्स इसमें डेवलप होंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ सच कंक्रीट विल बी वेरी लो। इस कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही लो रहेगी। If the concrete has developed sufficient strength, it will resist the freezing temperature without any damage. अगर कंक्रीट ने sufficient काफ़ी स्ट्रेंथ डेवलप की है तो ये रेजिस्ट करेगा फ्रीजिंग टेम्परेचर को डैमेज के बिना। Since large pots of water will have combined with cement or located in very small pores, it would not freeze. वो फ्रीज नहीं होंगे। For the cold weather conditions, prevailing in India, as satisfactory concrete can be produced mainly by conserving the heat of hydration of cement with insulations of concrete surface and formworks. कोल्ड वेदर कंडीशंस जो इंडिया में हैं, हम कंक्रीट को बचा सकते हैं कोल्ड वेदर में अगर हम इंसुलेशंस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इंसुलेशंस जो हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, तो उसकी वजह से फ्रीजिंग टेम्परेचर जो भी कंक्रीट है वो फ्रीज़ नहीं होगा और फ्रीज़ होने से पहले वो अपनी स्ट्रेंथ को अचीव करेगा। इन कंडीशंस व्हेन अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉविंग ड्यूरिंग सर्विस इज एंटिसिपेटेड, अगर फ्रीजिंग और थॉविंग इन चीज़ों से हमने कंक्रीट को बचाना है तो एयर एंट्रेनमेंट ऑफ कंक्रीट इज़ नेसेसरी। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सच एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट at 28 days should not be less than 90% of a reference mix without air entrainment. अगर हमने कंक्रीट को फ्रीजिंग से बचाना है, कोल्ड वेदर से बचाना है, तो जो एयर एंट्रेनमेंट ऑफ कंक्रीट है वो बहुत ही नेसेसरी है। ये एयर एंट्रेनमेंट मैं दूसरे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगा। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सच एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट है एट 28 डेज के बाद शुड नॉट बी लेस देन 90% ऑफ ए रेफरेंस मिक्स विदाउट एयर एंट्रेनमेंट। In cold weather conditions, normal weight concrete should not be placed because of its high thermal conductivity.
कोल्ड वेदर में नॉर्मल वेट कंक्रीट को नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स जो हैं, नॉर्मल वेट कंक्रीट जो है वो हाई थर्मल कंडक्टिव है, यानी कि वो उनमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, वो हीट को जल्दी से ट्रांसफ़र करते हैं, आउट करते हैं। जो लाइट वेट कंक्रीट है विच हैज़ ए लोअर थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी प्रेफर्ड। लाइट वेट कंक्रीट में लो थर्मल कंडक्टिविटी है, उसको यहाँ पर प्रेफर किया गया है। इन लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट विल इफेक्टिवली प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग। जो लाइट वेट एग्रीगेट हैं वो वाटर को फ्रीज होने से रोकेंगे, क्योंकि लाइट वेट एग्रीगेट जो हैं वो हीट को ट्रांसफ़र या आउट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से जो वाटर है वो फ्रीज भी नहीं होगा। टाइप ऑफ सीमेंट एंड एडमिक्सचर्स। यूज ऑफ सीमेंट विच गिव्स अर्लियर एंड हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन इज प्रेफर्ड। वो सीमेंट जो हमको जल्दी, अर्ली और हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है उसको प्रेफर किया गया है, यानी कि जो सेटिंग को डिले नहीं करेगा, जो सेटिंग को फास्ट करेगा, जो जल्दी सेट होगा, उस सीमेंट को यहाँ पर प्रेफर किया गया है कोल्ड वेदर के लिए। द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और सीमेंट विद ए हाई रेट ऑफ द हीट ऑफ डेवलपमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यानी कि सीमेंट टाइप 3 या सीमेंट जिसकी हाई रेट ऑफ द हीट ऑफ डेवलपमेंट है, यानी जो जल्दी से जल्दी हीट को प्रोड्यूस करता है तेज़ी से, उस सीमेंट का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। हैविंग हाई ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंटेंट्स एंड रिच मिक्सेस विद द लो वाटर सीमेंट रेशियो इज एडवांटेजस इन कोल्ड वेदर। बस हमने याद रखना है कोल्ड वेदर में हमको वो सीमेंट यूज़ करना चाहिए जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हो और जो जल्दी से जल्दी सेट हो जाए। Accelerating admixtures can be used to increase the rate of setting of concrete. Accelerating admixtures भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनकी मदद से हम रेट ऑफ सेटिंग ऑफ कंक्रीट को बढ़ा सकते हैं, यानी जल्दी से जल्दी हम कंक्रीट को सेट कर सकते हैं, उसको सेटिंग डिले नहीं होने दे सकते हैं। The chlorides cause corrosion of steel and should be avoided if the steel is present in concrete. क्लोराइड्स अगर एडमिक्सचर्स में अवेलेबल होंगे, ज़्यादा क्लोराइड अवेलेबल होगा तो वो कोरोजन करेगा, स्टील को जंग लगाएगा, तो उन एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें क्लोराइड्स की प्रेजेंस ज़्यादा होगी। इट शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड व्हेन सल्फेट रेजिस्टिंग कंक्रीट इज़ रिक्वायर्ड। अगर हमने सल्फेट रेजिस्टिंग कंक्रीट चाहिए तो इसमें भी हमने एक्सेलरेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हीटिंग ऑफ मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं हम कोल्ड वेदर में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे होते हैं कंक्रीट के लिए, यानी कि एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर जो भी यूज़ करते हैं, हम उन इंग्रेडिएंट्स को हीट भी कर सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। टू अचीव दिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन कोल्ड वेदर द मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स कैन बी हीटेड। हम मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स को हीट भी कर सकते हैं टेम्परेचर अचीव करने के लिए। वाटर कैन बी हीटेड इजीली बट इट्स टेम्परेचर शुडंट एक्सीड 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। वाटर को भी हम हीट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टेम्परेचर रहना चाहिए 60 to 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें एपरेटस भी चाहिए जिससे हम वाटर को मेजर करें कि इसका टेम्परेचर मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह देखना है, यानी इसका टेम्परेचर देखना है। ओके,
द हॉट वाटर कॉजेज अ फ्लैश सेटिंग ऑफ कंक्रीट। अगर ज़्यादा गर्म पानी हम कंक्रीट में डालेंगे तो इससे क्या होगा, फ्लैश सेटिंग ऑफ कंक्रीट होगा। फ्लैश सेटिंग का मतलब होता है स्टिफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट। पेस्ट बिल्कुल हार्ड हो जाएगा विद इन ए फ्यू मिनट्स जब ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट मिक्स के साथ ही मिक्स होगा। जब ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट वाटर के साथ मिक्स होगा तो इसमें इमीडिएट स्टिफनिंग हो जाएगा, यानी कि पेस्ट इसका जो है बहुत हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताऊँगा आपको, जो रोल ऑफ जिप्सम है, जो जिप्सम सीमेंट में हम यूज़ करते हैं, वो फास्ट रिएक्शन को रोकता है, यानी कि रिएक्शन जो जल्दी हो जाती है सीमेंट की, उस चीज़ को डिले करता है। तो यहाँ पर द हॉट वाटर कॉजेज अ फ्लैश सेटिंग ऑफ कंक्रीट, वी शुड प्रिवेंट द सीमेंट फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के साथ हमको सीमेंट डायरेक्ट मिक्स नहीं करना है, यानी कि पानी जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, 60 to 80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसका जो टेम्परेचर है 60 to 80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो सो द ऑर्डर ऑफ फीडिंग द मिक्स ingredients into the mixer should be arranged. If heating the water doesn't sufficiently raise the temperature of concrete, अगर पानी को हमने जब गर्म किया, अगर उससे भी टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है कंक्रीट का, तो एग्रीगेट्स शुड ऑल्सो बी हीटेड। तो एग्रीगेट्स को भी हीट करना चाहिए। वाटर तो हमने हीट किया, उसकी वजह से टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, तो एग्रीगेट्स को भी हीट कर सकते हैं। हीटिंग ऑफ एग्रीगेट्स अबव 52 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट रिकमेंडेड। 52 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मतलब हमने एग्रीगेट्स को हीट नहीं करना है। तो द टेम्परेचर ऑफ द मिक्स इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी कंट्रोल्ड। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्स इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी कंट्रोल्ड। जो टेम्परेचर मिक्स इंग्रेडिएंट्स का होता है उसको कंट्रोल करना है, यानी एग्रीगेट्स के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, वाटर को कंट्रोल करना है, वाटर के टेम्परेचर को। तो द टेम्परेचर ऑफ रिजल्टिंग कंक्रीट शुड बी कैलकुलेटेड इन एडवांस बाय द फार्मूला गिवन इन IS कोड। जब हम मिक्स इंग्रेडिएंट्स को हीट करते हैं, यानी इनके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो हमको एक और काम भी करना है। जो इसका रिज़ल्ट आएगा, जो रिज़ल्टिंग कंक्रीट आएगा, जो रिज़ल्ट कंक्रीट जो तैयार होके आएगा, उसका हमको एडवांस ही टेम्परेचर कैलकुलेट करना है एक फार्मूला से जो कि IS कोड में दी गई है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ रिजल्टिंग कंक्रीट इज़ टू एंश्योर दैट द टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट इज़ हाई एनफ टू प्रिवेंट फ्रीजिंग। जो मकसद हमारा रहता है, जिससे हम पता करते हैं कि जो रिजल्टिंग कंक्रीट का टेम्परेचर है, क्या उससे फ्रीजिंग प्रिवेंट हो सकता है या नहीं। द सेटिंग डज नॉट ऑकर एट टू हाई टेम्परेचर। और जो सेटिंग है वो भी नहीं होगी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा। तो हाई टेम्परेचर एडवर्सली अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी एंड मे लीड टू थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डाउन भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा डाउन होगा तो फ्रीजिंग को वो प्रिवेंट नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, और अगर ज़्यादा हाई होगा तो सेटिंग में इश्यूज़ आएंगे, टाइमली सेट नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा हाई होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आएगा। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और थर्मल एक्सपेंशन। मटेरियल्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन सब्जेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर।
जब भी टेम्परेचर्स चेंज होते रहते हैं तो मटेरियल्स में थोड़ी तब्दीली आती है, एक्सपैंड भी होते हैं, फैलते भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, टाइट भी होते हैं। मोस्ट मटेरियल्स एक्सपैंड व्हेन दे आर हीटेड। जब हम हीट करते हैं किसी मटेरियल को तो वो एक्सपैंड होते हैं, वो फैलते हैं। तो बहुत सारे मटेरियल्स जिनको हम हीट करते हैं वो फैलते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब ठंडे होते हैं। जब मटेरियल ठंडे होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बाद में। द सेटिंग डज नॉट ऑकर एट टू हाई टेम्परेचर। High temperature adversely affect the strength, workability and may lead to the thermal contraction. जो हाई टेम्परेचर है वो उससे स्ट्रेंथ पे असर पड़ता है, वर्केबिलिटी पे असर पड़ता है, और इससे थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है। यानी कि जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो उसकी वजह से फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, ये टाइट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। Placement of concrete in cold weather. The concrete should not be placed at frozen ground. Frozen ground का मतलब क्या होता है? When ground temperature drop to 0 degrees Celsius, the water trapped in sediment, soil and pores of rocks turns into ice once frozen. It is considered frozen ground. जब भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो हमारे जो ग्राउंड है, ग्राउंड में जो सेडिमेंट्स हैं, सॉइल हैं, पोर्स ऑफ रॉक्स हैं, वो आइस की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। तो जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं उसको हम फ्रोज़न ग्राउंड कहते हैं। तो यहाँ पर कंक्रीट जो है शुड नॉट बी प्लेस्ड एट फ्रोज़न ग्राउंड। If possible, the formwork should also be heated. ये तो दूसरा टॉपिक है, इस पे मैं नहीं आऊँगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। आफ्टर प्लेसमेंट द कंक्रीट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रीजिंग फॉर इट इज़ प्री हार्डनिंग पीरियड। प्लेसमेंट के बाद जब हम कंक्रीट को डालते हैं, कंक्रीट को बचाना चाहिए, कंक्रीट को लाजमी बचाना है फ्रीजिंग से, ताकि प्री हार्डनिंग पीरियड तक, एक प्री हार्डनिंग जब तक एक स्ट्रेंथ हासिल करेगा, मिनिमम स्ट्रेंथ हासिल करेगा, तब तक इसको बचाना है, फ्रीज नहीं होने देना है। तो द प्री हार्डनिंग पीरियड इज द टाइम फॉर विच द टेम्परेचर ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। हमने फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर से ऊपर एक टेम्परेचर मेंटेन करना है ताकि ये फ्रीज ना हो हमारा कंक्रीट, और इसमें एक मिनिमम स्ट्रेंथ हासिल हो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंसुलेशन फॉर कंक्रीट प्लेस्ड इन कोल्ड वेदर्स। बहुत सारे इंसुलेशंस हैं जो कि हम कंक्रीट में इस्तेमाल कर सकते हैं, कंक्रीटिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड वेदर्स के दौरान। The insulation should be removed in such a manner to avoid a sudden change in temperature at the surface. और फिर इंसुलेशन को भी रिमूव उस तरीके से करना है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है उसमें कोई चेंजिंग ना आ जाए सरफेस के टेम्परेचर पे। An alternate solution. An alternate solution is to decrease the freezing point of the mixing water well below 0 degrees Celsius by using anti-freezing admixtures such as potassium carbonate, potash, calcium nitrate and sodium nitrate etc. यहाँ पर एक और सोल्यूशन है जिसकी वजह से हम फ्रीजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक मिनिमम स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं कंक्रीट की और फ्रीजिंग को रोक सकते हैं। वो है एंटी फ्रीजिंग एडमिक्सचर्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें जैसे कि पोटेशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है और सोडियम नाइट्रेट है।
Why cold weather a problem when pouring concrete? Cold weather प्रॉब्लम क्यों है जब हम कंक्रीट कास्ट करते हैं विंटर्स में? तो देयर आर टू मेन प्रॉब्लम्स विद pouring concrete in cold weather. Concrete can freeze before it gains its strength, which breaks up the matrix. जो पहला रीज़न है वो है कंक्रीट फ्रीज हो सकता है अपना जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो गेन करने से पहले ही फ्रीज हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, कंक्रीट सेट इज़ मोर स्लोली। कंक्रीट सेट बहुत ही स्लोली हो रहा होता है व्हेन इट इज़ कोल्ड, जब ठंड होती है, वेरी स्लो बिलो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब 10 डिग्री सेल्सियस से डाउन होता है टेम्परेचर तो कंक्रीट जल्दी से सेट नहीं होता। द हाइड्रेशन रिएक्शन जो है बेसिकली स्टॉप्स जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हाइड्रेशन रिएक्शन जो कंक्रीट में होता है वो बिल्कुल स्टॉप होता है और जो कंक्रीट है डज नॉट गेन इट्स स्ट्रेंथ, और जो कंक्रीट है वो स्ट्रेंथ अपना गेन नहीं करता है। तो बट दीज आर कंक्रीट टेम्परेचर्स नॉट एयर टेम्परेचर्स। ये कंक्रीट टेम्परेचर्स है, एयर टेम्परेचर्स नहीं है। सो व्हेन इट इज़ कोल्ड वी नीड टू प्रोटेक्ट द कंक्रीट until it can handle the cold on its own. जब विंटर आता है तो ठंड ज़्यादा होती है, तो उस ठंड में जब हम कंक्रीटिंग करते हैं हमने कंक्रीट को बचाना चाहिए जब तक कि वो हैंडल कर पाए कोल्ड को on its own. The general rule is that once the concrete has gained its strength to about 500 psi होता है पर स्क्वायर इंच, देन इट इज़ ओके। जो जनरल रूल है, जब कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करता है यानी मिनिमम स्ट्रेंथ गेन करता है 500 पर स्क्वायर इंच psi, जब वो गेन करता है 500 psi तो उसके बाद वो फ्रीज नहीं होता। ये एक जनरल रूल है। The magical thing that happens is that at almost the same time that the concrete achieves 500 psi compressive strength, hydration of the cement has consumed enough of the water in the original mix so that even if it does freeze, there is not enough water left in the pores to damage the concrete. एक बहुत ही अच्छी बात यह है, जब कंक्रीट 500 psi यानी कि जो इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ है 500 psi कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब वो हासिल करता है, यानी कि जब हम उसको प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, कवरिंग करते हैं, या एंटी फ्रीजिंग एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं, या एग्रीगेट्स को हीट करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं ताकि ये अर्ली स्टेज में जल्दी से जल्दी टेम्परेचर मेंटेन करे और हीट ऑफ हाइड्रेशन होने दे और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो मिनिमम हासिल हो। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात यह है, जब कंक्रीट 500 psi कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हासिल करता है, जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है वो कंज्यूम करता है वाटर, एनफ वाटर इसके ओरिजिनल मिक्स में, तो अगर फिर ये फ्रीज भी होगा तो कंक्रीट डैमेज नहीं होगा। टू हेल्प इट रीच दैट 500 psi स्ट्रेंथ, अगर हम कंक्रीट को मदद करेंगे जिसकी वजह से वो 500 psi की स्ट्रेंथ हासिल करेगा, देन देयर आर टू थिंग्स वी कैन डू इन कंक्रीट कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। हम दो चीज़ कर सकते हैं, चेंज द मिक्स टू गेट इट टू सेट मोर क्विकली, या हम मिक्स को चेंज करेंगे जिसकी वजह से वो जल्दी सेट होगा, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन उसमें जल्दी होगा, उसमें सेटिंग डिले नहीं होगा, और प्रोटेक्ट द कंक्रीट फ्रॉम द कोल्ड और मोर लाइकली बोथ, या हम कंक्रीट को प्रोटेक्ट करें, कोई इंसुलेशन का इस्तेमाल करें या फिर एंटी फ्रीजिंग एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल करें या हम हीट अप करें वाटर को, एग्रीगेट्स को, जो भी होगा। चेंजेस टू कंक्रीट मिक्स ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स विद cold weather can be overcome by the ready mix producer. Here are a few things to keep in mind. Hot water
का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और फ्रीजिंग से कंक्रीट को बचा सकते हैं। रेडी मिक्स कंक्रीट प्रोड्यूसर्स जो होते हैं will usually have and use hot water in the concrete when the weather turns cold। जो रेडी मिक्स प्रोड्यूसर्स हैं वो हॉट वाटर का इस्तेमाल करते हैं जब कंक्रीट उनको कोल्ड वेदर में प्रोड्यूस करना होता है। Most producers will try to have the concrete be at least 65 degree Fahrenheit or 18 degree Celsius when it leaves the plant। जो मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो कंक्रीट है वो 18 डिग्री सेल्सियस तक अचीव करे तो जब वो प्लांट से निकलते हैं, विच इज़ जनरली गुड एनफ डिपेंडिंग ऑन एयर टेम्परेचर एंड थिकनेस ऑफ द कंक्रीट एलिमेंट, जो कि बहुत ही अच्छी बात। जब भी कोल्ड वेदर होता है तो कंक्रीट भी कोल्ड रहता है, तो जो सेट टाइम है वो डिले हो जाता है, सेटिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है कंक्रीट की। एक्सेलरेटर्स जो है कंक्रीट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2% हम एक्सेलरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, 2% एक्सेलरेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं 50 kgs सीमेंट के साथ। तो ट्रेडिशनल वे जो है, ट्रेडिशनल मेथड जो है कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही सस्ता है और इफ़ेक्टिव भी है, बट अ बिग प्रॉब्लम इज़ इसमें बहुत ज़्यादा क्लोराइड होता है, कैन लीड टू कोरोजन ऑफ एनी स्टील एम्बेडेड इन द कंक्रीट। जो कंक्रीट में स्टील होता है उसमें कोरोजन होगा और उस कोरोजन की वजह से आगे डैमेज भी हो सकता है। नॉन क्लोराइड एक्सेलरेटर्स मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं। तो नॉन क्लोराइड एक्सेलरेटर्स जो हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और अवेलेबल भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। दे वुडेंट डिस्कलर द कंक्रीट, और वो कंक्रीट को डिस्कलर भी नहीं करेंगे। क्लोराइड जिस एक्सेलरेटर में होगा वो कंक्रीट का रंग कलर चेंज करता है, लेकिन नॉन क्लोराइड एक्सेलरेटर्स कंक्रीट का कलर चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक और बात को जहन में रखना है कि जो एक्सेलरेटर्स हैं वो एंटी फ्रीज एजेंट्स नहीं हैं। दे सिंपली इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन। वो सिर्फ हाइड्रेशन रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। एक्सेलरेटर्स यहाँ पर हाइड्रेशन रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, वो एंटी फ्रीज एजेंट्स नहीं होते हैं। फ्लाई ऐश, यहाँ पर एक और सवाल है फ्लाई ऐश का। फ्लाई ऐश, यू शुड टिपिकली स्टे अवे फ्रॉम यूजिंग फ्लाई ऐश और स्लैग सीमेंट इन कोल्ड वेदर। अगर वेदर ज़्यादा ठंडा है, ज़्यादा कोल्ड है, तो फ्लाई ऐश अगर सीमेंट में प्रेजेंट होगा तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है कोल्ड वेदर में, since those materials set up more slowly and generate less internal heat। क्योंकि जो फ्लाई ऐश है वो हीट को बहुत ही स्लोली प्रोड्यूस करते हैं, तो फ्रीज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और स्लैग सीमेंट का भी यही मसला है कोल्ड वेदर में। टू मेक द रिएक्शन अ बिट हॉटर, द रेडी मिक्स प्रोड्यूसर कैन ऐड सम एक्स्ट्रा सीमेंट। अगर हमने रिएक्शन को तेज़ करना है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को तेज़ करना है, तो रेडी मिक्स प्रोड्यूसर या कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी जो वहाँ पे काम कर रहा होता है वो सीमेंट की क्वांटिटी को बढ़ा सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा है टिपिकली एक्स्ट्रा 100 पाउंड्स पर क्यूबिक यार्ड, या हम बता सकते हैं 45 किलोग्राम्स 27 क्यूबिक फीट में वो इंक्रीज कर सकता है। एक क्यूबिक यार्ड 27 क्यूबिक फीट होता है। वी कैन यूज टाइप 3 हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। हम टाइप 3 हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच हाइड्रेट्स मोर रैपिडली। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और चीज़ से भी केयरफुल रहना है, होशियार रहना है। वाटर रिड्यूसर्स जो होते हैं उनको
कोल्ड वेदर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वाटर रिड्यूसर्स, प्लास्टिसाइज़र्स, इनका विंटर्स में कोल्ड वेदर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, जैसे कोई सीमेंट कंपनी है, उसने मार्केट में SBR लॉन्च किया है, या वाटर रिड्यूसर्स लॉन्च किए हैं, या प्लास्टिसाइज़र्स लॉन्च किए हैं, और फिर आपको शॉपकीपर कहेगा, रिटेलर कहेगा कि आप ये ले लो, ये आपको सेटिंग फास्ट करेगा। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ बी केयरफुल, होशियार रहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल सब एजुकेटेड है। तो अगर उस बोतल पे कैन पे लिखा होगा वाटर रिड्यूसर एजेंट या लिखा होगा प्लास्टिसाइज़र, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो अगर वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट दे रहा है तो दैट्स बेस्ट फॉर कोल्ड वेदर। टफ मंथ्स में जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये हमारे टफ मंथ्स हैं, विंटर मंथ्स हैं। स्पेशल प्रिकॉशंस को जहन में लाना चाहिए, और जो यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम्स मेंशन की हुई है इनसे बचना चाहिए। जैसे डिलेड सेटिंग एंड लो स्ट्रेंथ। हीट विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंक्रीट सेटिंग एंड कैन हेल्प स्पीड अप कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन। हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंक्रीट सेटिंग के लिए। कंक्रीट सेट होने के लिए जो ये हीट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जिसकी मदद से कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करता है। अगर ये प्रोसेस डिले हो गई कोल्ड वेदर में, तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस प्रोसेस कैन बी डिलेड इन कोल्ड वेदर रिजल्टिंग इन कंक्रीट हैविंग लोअर स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर हम एक और पॉइंट जानते हैं, प्री मैच्योर कंक्रीट फ्रीजिंग। कंक्रीट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रीजिंग until it reaches a minimum strength of 500 pounds per square inch और 3.5 megapascal। कंक्रीट को हम रोक सकते हैं, और हमने रोकना भी है फ्रीजिंग से, जब तक कि वो एक मिनिमम स्ट्रेंथ हासिल करे 500 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच या 3.5 मेगापास्कल की जो स्ट्रेंथ है, मिनिमम स्ट्रेंथ हासिल करे, तब तक हमको कंक्रीट को किसी भी हालत में फ्रीजिंग से रोकना है। इफ़ कंक्रीट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड एनफ इट कैन स्कम्प। अगर हमने कंक्रीट को नहीं बचाया तो ये रेजिस्ट नहीं करेगा कोल्ड वेदर को, और इसकी जो सारी स्ट्रेंथ है वो लूज होगी। अनप्रिडिक्टेबल टेम्परेचर चेंजेस। When exposed to extreme hot or cold weather during curing, concrete can crack. जब कंक्रीट एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड वेदर में एक्सपोज होता है तो कंक्रीट क्रैक भी हो सकता है। दिस हैपन्स व्हेन देयर आर अनप्रिडिक्टेबल टेम्परेचर चेंजेस एज वेल। ये तब होता है जब हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते टेम्परेचर चेंजेस को। कॉन्ट्रैक्टर्स नीड टू एम्प्लॉय प्रॉपर प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट कंक्रीट डैमेज इन कोल्ड वेदर। और जो कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करें, गाइडलाइंस को फॉलो करें, जिसकी मदद से वो कंक्रीट को बचा सकते हैं डैमेज होने से। इम्प्रॉपर क्यूरिंग कैन लीड टू कंक्रीट दैट लैक्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर हम इम्प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे उससे स्ट्रेंथ कंक्रीट की लूज रहेगी और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम रहेगी। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग टिप्स यहाँ पे मैंने लिखा है। लकीली कंक्रीट pouring and curing service providers have a few options available to help make the entire process more manageable. Concrete pouring and curing सर्विस प्रोवाइडर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी हैं उनके लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनकी वजह से वो एंटायर प्रोसेस को मैनेज कर सकते। Here are some tips when working in
winter. Make sure your site is prepared properly. You will want to ensure that all concrete is placed on insulated surfaces that protect the concrete from freezing temperatures. एक कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए कि वो प्रॉपर प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करे और जब भी वो कंक्रीट प्लेस करता है, डालता है, तो इंसुलेटेड सरफेसेस पे डालना चाहिए, डायरेक्ट फ्रोजन ग्राउंड पे नहीं डालना चाहिए. मेक श्योर द कंक्रीट इज़ नॉट एक्सपोज्ड टू लॉस ऑफ हीट एज वेल. और ये भी जहन में रखना चाहिए कि कंक्रीट जो है उसमें से हीट लॉस तो नहीं हो रही है. फॉर कंक्रीट प्लेस्ड आउटडोर्स यू विल नीड टू प्रोवाइड एन एनक्लोजर दैट इज़ हीटेड एंड वेंटिलेटेड. अगर हम बाहर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो एक एनक्लोजर हमने रखना है, बनाना है, जिसकी मदद से हीट लॉस नहीं होगी और फ्रीज भी हमारा कंक्रीट नहीं होगा. यूज़ कंक्रीट एक्सेलरेटर्स और कंक्रीट मिक्सचर्स. It takes longer for concrete to achieve the recommended strength and set time during cold weather. Accelerators can help speed up this process. कंक्रीट को अचीव करने में, कंक्रीट को मिनिमम स्ट्रेंथ अचीव करने में बहुत ही टाइम लगता है कोल्ड वेदर में. तो उस चीज़ को स्पीड अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. Adjust your concrete curing process. You can use concrete blankets or concrete curing compounds to make the curing process more smoother. हम कंक्रीट ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंक्रीट क्यूरिंग कंपाउंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम क्यूरिंग प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं. दिस विल हेल्प प्रोटेक्ट कंक्रीट फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर्स. और जो ये हम तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मदद से फ्रीजिंग से भी हम कंक्रीट को बचा सकते हैं. और हम इसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से 16 डिग्री तक रख सकते हैं, बरकरार कर सकते हैं. यूज़ टाइप 3 सीमेंट. टाइप 3 सीमेंट इज़ डिज़ाइन्ड टू हाइड्रेट फास्टर कंपेयर टू टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड. टाइप फर्स्ट का यहाँ पर मतलब होता है OPC सीमेंट. टाइप 3 का मतलब होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. तो इट इज़ परफेक्ट फॉर कोल्डर वेदर. ये कोल्डर वेदर के लिए बहुत ही परफेक्ट है एंड कैन हेल्प कंक्रीट सेट इन लेस टाइम एट लोअर टेम्परेचर्स. और ये जो सीमेंट है टाइप 3 सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये बहुत ही बेहतर है कोल्ड वेदर के लिए, उस वेदर के लिए जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही डाउन रहता है, माइनस रहता है. टाइप 3 सीमेंट इज़ जनरली प्रेफर्ड फॉर हाई स्ट्रेंथ डेवलपमेंट. टाइप 3 सीमेंट को जनरली प्रेफर किया जाता है हाई स्ट्रेंथ जहाँ पर हमको चाहिए वहाँ के लिए. एंड इज़ यूजुअली फाइनर दैन OPC. और ये OPC से फाइनर होता है. OPC को टाइप फर्स्ट सीमेंट कहा जाता है. टाइप 1 सीमेंट भी या टाइप फर्स्ट सीमेंट कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू ASTM के मुताबिक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज़ टर्म्ड एज टाइप 3 सीमेंट. ASTM के मुताबिक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को टाइप 3 सीमेंट कहा जाता है. दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे. थैंक यू वेरी मच.